Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about China Taiwan tussle, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. So इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें चाइना की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देखनी होगी. तो देखिए, चाइना वाज अंडर अ काइंड ऑफ सिविल वॉर फॉर अबाउट 22 ईयर्स फ्रॉम 1927 टू 1949. सिविल वॉर मतलब चाइना के अंदर ही दो पॉलिटिकल फ्रंट या पार्टीज़ आपस में उनके जो कैडर्स थे या जो वर्कर्स थे वो लड़ाई कर रहे थे अबाउट द काइंड ऑफ पॉलिटिकल सेटअप दे वांटेड इन देयर कंट्री. तो दो पार्टीज़ थी मेनली. एक के लीडर थे माओ जेदांग और उस पार्टी का नाम था क्यूमिंग तांग चियांग की सेक लीडर थे और उनकी पार्टी का नाम था क्यूमिंग तांग KMT पार्टी. तो ये है चियांग की सेक और इनकी पार्टी का नाम क्यूमिंग तांग. और इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी थी डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो ये डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, लिबरल डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं. और ये लोग चियांग की सेक के जो सपोर्टर्स थे या चियांग की सेक चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना बुलाते थे. जबकि दूसरी जो अपोजिशन पार्टी थी जो इस सिविल वॉर में इनको कन्फ्रंट कर रही थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिसके लीडर थे माओ जेदांग. और इनकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है. आपको पता होना चाहिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको जानना चाहिए कि कम्युनिस्ट ऑल्सो कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेटिक, बट देयर डेमोक्रेसी इज नोन एज सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी. और माओ जेदांग की जो सपोर्टर्स हैं या माओ जेदांग, दे वांटेड टू कॉल चाइना एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो आई होप द पोजीशन इज क्लियर. 22 सालों तक सिविल वॉर चल रहा है बिटवीन द टू पार्टीज एंड देयर फॉलोअर्स. चियांग सेक की पार्टी KMT जो रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, माओ जेदांग की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो चाइना को कम्युनिस्ट बनाना चाहते हैं. लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, ये सिविल वॉर ख़त्म हुआ 1949 में. और ये जो पूरा का पूरा मेनलैंड चाइना है इस पे कंट्रोल कर लिया माओ जेदांग और उनके सपोर्टर्स ने. और चियांग की सेक को ये मेनलैंड चाइना छोड़ करके यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट पार करते एक छोटा सा आइलैंड है फार्मोसा आइलैंड, वहाँ जाकर के अपने फॉलोअर्स के साथ सेटल होना पड़ा. और चियांग की सेक ने यहाँ फार्मोसा आइलैंड पे, जिसको बाद में ऑफिशियली ताइवान नाम दिया गया, यहाँ पे उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई चाइना की. प्रोविजनल गवर्नमेंट ठीक वैसे ही सरकार है जैसे सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में सरकार बनाई थी, भारत सरकार. तो मतलब छोटी सी टेरिटरी है, प्रोविजनल विथ अ फ्यूचर एम ऑफ कंट्रोलिंग द एंटायर पार्ट. तो अभी के लिए उन्होंने यहाँ पे एक सरकार बना ली चियांग की सेक और उनके सपोर्टर्स ने विथ अ फ्यूचर प्रोविज़न कि आज नहीं तो कल वापस से पूरे मेनलैंड चाइना को अक्वायर करेंगे. बट मुद्दा यह है कि 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इस मेनलैंड चाइना पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल जमा लिया. और चियांग की सेक को ये मेनलैंड छोड़ करके यहाँ इस छोटे से आइलैंड फार्मोसा आइलैंड पे सेटल होना पड़ा, जहाँ पे उन्होंने एक कंट्री को इस्टेब्लिश किया ताइवान, जिसको वो लोग ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं. अब मुद्दा ये है कि ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. ये रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको ताइवान भी कहा जाता है, ये क्लेम करता है कि मैं या हम लोग असली चाइना हैं और आज नहीं तो कल वी विल हैव कंट्रोल ओवर दिस पार्ट ऑफ द चाइना एज वेल. जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑफ कोर्स क्लेम करता है कि वी आर द ट्रू चाइना एंड दिस सो कॉल्ड फार्मोसा आइलैंड इज नथिंग बट पार्ट ऑफ चाइना इटसेल्फ. तो दिस इज हाउ वी आर हैविंग टू चाइनास, PRC एंड ROC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको ऑफिशियली हम लोग ताइवान कहते हैं. देयर इज़ वन प्रिंसिपल नोन एज वन चाइना प्रिंसिपल. तो ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये फॉलो करता है एक प्रिंसिपल जिसका नाम है वन चाइना प्रिंसिपल. इस वन चाइना प्रिंसिपल के हिसाब से देयर इज़ जस्ट वन चाइना, दुनिया में बस एक ही चाइना है. दूसरा ROC या ताइवान को अगर कोई भी देश चाइना की तरह आइडेंटिफाई करेगा तो PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उस देश को अपना हॉस्टाइल कंट्री मानेगा, एनिमी कंट्री मानेगा. तो दिस इज़ हाउ द PRC, जिसको हम लोग चाइना इन जनरल मानते हैं, उसकी पॉलिसी है कि दुनिया में बस एक ही चाइना है और वो हम खुद हैं. एंड दिस ROC कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज चाइना. अब अगर देखा जाए तो दुनिया के सारे देश
लगभग सारे ही मेजर कंट्रीज़ ये वन चाइना प्रिंसिपल मानते हैं। इसका सरल सा मतलब ये है कि सबके लिए बस एक ही चाइना है। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज ताइवान एज अन ऑफिशियली ए चाइना। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज ताइवान एज चाइना। दुनिया के कुछ छोटे छोटे देश हैं, बस 15 ऐसे देश हैं, बेलीज, ग्वाटेमाला, हाइटी, होली सी, होंडुरस, इस तरह के 15 ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो ताइवान को असली चाइना मानते हैं। एंड दे डू नॉट हैव एनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस और एनी ऑफिशियल रिलेशंस विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और मेनलैंड चाइना। लेकिन बाकी सारे जो मेजर कंट्रीज हैं, दे रिकॉग्नाइज दिस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज ट्रू चाइना। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी ताइवान को ऑफिशियली एक देश की तरह आइडेंटिफाई नहीं करता है। वी डू नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ ताइवान, वी डू नॉट हैव एम्बेसीज इन ताइवान। यही होता है साइन, एम्बेसी होना, कॉन्सुलर ऑफिस होना किसी दूसरे देश में, यही होता है साइन ऑफ हैविंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ एनी अदर कंट्री। सो वी डू नॉट हैव एनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ ताइवान, येट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लिंक्स विथ ताइवान। तो कॉमर्शियल लिंक है, बहुत सारी चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं ताइवान से, खासकर सेमी कंडक्टर्स एंड ऑल, बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज ताइवान एज ए सेपरेट कंट्री बिकॉज वी सब्सक्राइब टू द पॉलिसी ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना, विच इज़ वन चाइना प्रिंसिपल, कि दुनिया में बस एक ही चाइना है। सिमिलरली यूएस ऑल्सो डज नॉट रिकॉग्नाइज ताइवान ऑफिशियली। In fact, in 1979, US openly accepted one China principle, claiming that for them there is just one China. So US imposed a self-limitation over itself of formally not having ties with ताइवान। यूएस ने 1979 में ऐसा इसलिए किया क्योंकि यूएस को चाइना के साथ अच्छे संबंध डेवलप करने थे। देखिए, ये टाइम था कोल्ड वॉर का और चाइना भी एक तरह का कम्युनिज्म फॉलो करता था, यूएसएसआर भी कम्युनिज्म के लिए जाना जाता है, कोल्ड वॉर के टाइम में जाना जाता था। अभी चाइना और यूएसएसआर के बीच में एक तरह के डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे कि हु विल बी द ट्रू लीडर ऑफ कम्युनिस्ट वर्ल्ड, और इस डिफरेंस का फ़ायदा उठाना चाहता था यूएस, और यूएस ने इसी का फ़ायदा उठाने के लिए चाइना की वन चाइना प्रिंसिपल को मान लिया ताकि कम्युनिज्म के अंदर एक डिफरेंसेस क्रिएट हो, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट हो, क्योंकि यूएसएसआर और चाइना के बीच में डिफरेंसेस थे। यूएस ने इसका फ़ायदा उठा करके चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की और कहा कि ठीक है, वी ऑल्सो सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वन चाइना प्रिंसिपल, ताकि यूएस और चाइना एक साथ आ जाएँ अगेंस्ट यूएसएसआर। और ऐसा हुआ भी था कोल्ड वॉर के टाइम में। मैनी स्टूडेंट्स आर गेट सरप्राइज टू नो कि चाइना जो खुद एक कम्युनिस्ट आइडियाज़ को सब्सक्राइब करता था, वो यूएस ब्लॉक को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था अगेंस्ट द यूएसएसआर ब्लॉक। अभी करंट डेवलपमेंट देखते हैं। देखिए, जब से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में जो मुख्य कारण है वो यही है कि जो बॉर्डर रीजन है, जो बफर जोन है, जिसको डॉनबास रीजन कहते हैं, उसको रसिया फ्री कराना चाहता है, क्योंकि कई सारे रसियन ओरिजिन के लोग डॉनबास रीजन में रहते हैं। अभी जब से ये लड़ाई शुरू हुई है और मोर और लेस से देखा जा रहा है कि रसिया आज नहीं तो कल हो सकता है कि डॉनबास रीजन को इंडिपेंडेंट करा ले, ठीक वैसे ही जैसे उसने क्रीमिया को इंडिपेंडेंट करा दिया था, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था यूक्रेन से इन 2014। तो जब से ऐसा लग रहा है कि रसिया अब डॉनबास रीजन को भी ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट करा देगा, तब से एक कंजेक्चर किए जा रहे हैं, एक तरह की बातें हो रही है, स्पेकुलेशन हो रहा है कि अब चाइना भी शायद से ताइवान, जो छोटा सा कंट्री है ताइवान फार्मोसा आइलैंड पे, इसको अक्वायर कर लेगा। और ये बातें लगातार हो रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में। देखिए, चाइना ताइवान को चाहे तो 1 घंटे में अक्वायर कर ले, लेकिन वर्ल्ड कंट्रीज आर वेरी रिजिड अबाउट दिस कि अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो दे विल काउंटर अटैक चाइना, क्योंकि ताइवान अदरवाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री ऑफ ताइवान, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज, ये जो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री है जो यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में सेमी कंडक्टर सप्लाई करता है, जिस कारण से ये सारे देश यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं चाहते कि ताइवान चाइना के कंट्रोल में चला जाए। इसीलिए दुनिया भर के देशों ने इस तरह का अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट रख रखा है कि दे विल नॉट अलाउ चाइना टू कैप्चर ताइवान, और इसी को हम लोग कहते हैं सिलिकॉन शील्ड ऑफ ताइवान। अभी हाल फिलहाल में जब से ऐसे कंजेक्चर्स लगाए जा रहे हैं कि चाइना में परहैप्स अटैक ताइवान एंड कैप्चर इट, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि ही विल बी यूजिंग फोर्स टू डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइनीज अग्रेशन। तो अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पे, तो उस केस में अमेरिकी फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा ताइवान को बचाने के लिए। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही लगभग 40 साल पुराना जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है फॉर ईस्ट एशियन रीजन, वो बदल गई।
देखिए ये है ईस्ट एशियन कंट्रीज। ईस्ट एशियन कंट्रीज में आता है चाइना, हांगकांग, जापान, मैकाओ, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड ताइवान। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ईस्ट एशियन रीजन में आता है। ईस्ट एशिया को लेकर के यूएस ने 1979 में एक पॉलिसी अपनाई थी। उस पॉलिसी को इन जनरल ये नाम से बुलाया जाता है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी टुवर्ड्स ईस्ट एशियन डेमोक्रेसी। तो ईस्ट एशियन डेमोक्रेसी में तो यही सब देश आएंगे, हांगकांग, जापान एंड साउथ कोरिया, ताइवान। तो इन सब देशों के लिए यूएस की एक फॉरेन पॉलिसी थी 1979 में, जिसको दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी टुवर्ड्स ईस्ट एशियन डेमोक्रेसीज नाम से बुलाते हैं। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूएस की ऐसी पॉलिसी है जो क्लियर नहीं थी कि वेदर चाइना अगर इन ईस्ट एशियन डेमोक्रेसी पर अटैक करता है तो यूएस उन देशों को बचाएगा या नहीं बचाएगा। इस तरह की पॉलिसी यूएस 1979 से रख रहा है। जिस टाइम से यूएस ने वन चाइना पॉलिसी अपनाई है तब से इट इज़ नॉट क्लियर कि वेदर यूएस विल प्रोटेक्ट दिस ईस्ट एशियन डेमोक्रेसीज लाइक जापान और हांगकांग इन द केस और इवन ताइवान इन केस चाइना अटैक्स देम। तो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी टुवर्ड्स ईस्ट एशियन डेमोक्रेसीज इस फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है या एग्जाम्पल है ताइवान रिलेशंस एक्ट ऑफ 1979। ताइवान रिलेशन एक्ट ऑफ 1979 के अंतर्गत यूएस ने प्रॉमिस किया था ताइवान को कि अगर चाइना तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो हम तुम्हें बचाएंगे, बट एट द सेम टाइम इट सेड दैट वी विल नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द कन्फ्लिक्ट ऑल्सो। देखिए ये एरिया अच्छे से, ये जो पॉइंट्स हैं इसको ध्यान से समझिए। 1979 से पहले यूएस डिड नॉट हैड एनी फॉर्मल रिलेशंस विद चाइना। इन 1979 इट आइडेंटिफाइड चाइना एंड इट सब्सक्राइब्ड वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना प्रिंसिपल। एट द सेम टाइम ये जो ईस्ट एशियन डेमोक्रेसीज हैं इनको लेकर के उसकी फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं थी, क्योंकि एक तरफ वो ये कह रहा था कि हम तुम्हें चाइना से बचाएंगे, दूसरी तरफ उसने ये भी कहा कि चाइना के हम ऊपर अटैक नहीं करेंगे। वी सब्सक्राइब टू वन चाइना पॉलिसी एंड दैट इज़ वाई यूएस की पॉलिसी फॉर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को 1979 के बाद से माना जाता रहा है एज स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी टुवर्ड्स ईस्ट एशियन डेमोक्रेसीज। एम्बिग्विटी है, डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल है? क्योंकि एक तरफ तो इनको कहता हम बचाएंगे, दूसरी तरफ चाइना को कहता हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल, इस पॉलिसी का बेस्ट एग्जांपल है ये एक्ट जो यूएस ने लाया है, यूएस का ताइवान रिलेशंस एक्ट ऑफ 1979। एक तरफ तो ये कहता है कि वी विल प्रोटेक्ट ताइवान, एट द सेम टाइम इट सेज वी विल नॉट अटैक चाइना। दिस इज नोन एज स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी। So what is the strategic ambiguity in this? There is ambiguity whether US would intervene militarily to protect China in event of Chinese attack. तो ये पूरा टाइमलाइन हमने दे रखा है। अभी एक बार इसको देखेंगे। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। 40 सालों तक एक एम्बिग्विटी थी कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना अटैक करता है तो यूएस उसको मिलिट्रली डिफेंड करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जो बिडेन ने स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी को ब्रेक कर दिया है। तो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें एक मेजर चेंज देखा जा सकता है विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वेयर जो बिडेन सेज कि ही इज़ विलिंग टू यूज फोर्स टू डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइनीज़ अग्रेशन। यहाँ पे पूरा टाइमलाइन हमने दे रखा है कैसे 1949-1950 में माओ जेदांग की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना केम टू पावर एंड वाइल चियांग की सेकी क्यूमिनतांग फ्लेड टू ताइवान। In 1979 US establishes diplomatic relations with China और तब से अभी तक यही कंडीशन चल रहे थे। अब 2022 में जाकर के यूएस की अपनी स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी की जो पॉलिसी है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को लेकर के वो चेंज होती हुई दिख रही है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आशा वर्कर्स फेलिसिटेटेड बाय WHO एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 गवर्नेंस स्पेशली फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव। तो देखिए आशा वर्कर्स के बारे में समझना है तो पहले हमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में समझना होगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भारत सरकार ने स्टार्ट किया 2006 में, जिसका मेन पर्पस था कि रूरल एरियाज़ में हेल्थ सर्विसेज को, खासकर प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन किया जाए। प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जिसको हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज भी कहते हैं, कि जब फर्स्ट लेवल पे हमें बुखार आता है, सर्दी खांसी होती है, तो इसके पहले कि वो किसी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाए, अगर हम उस लेवल पे अगर उसका टेक केयर करें तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव स्टेज या फिर प्राइमरी हेल्थ स्टेज या प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया गया 2006 में, ताकि रूरल एरियाज़ में छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स बनाए जाए और लोगों को बेसिक प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ताकि फ्यूचर में कोई बड़ी बीमारी से वो बच सके। इसी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत
लाया गया द कॉन्सेप्ट ऑफ आशा। आशा का फुल फॉर्म है अक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो गांव-गांव में जो विमेन थी, जो पढ़ी लिखी विमेन थी, कंडीशंस है कि मिनिमम 10th पास होनी चाहिए और एज उनकी 25 से 45 के बीच में होना चाहिए। ऐसी विमेन को आइडेंटिफाई किया जाना शुरू किया गया अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एज आशा वर्कर्स। और टारगेट ये था कि हर 1000 पॉपुलेशन पे कम से कम एक आशा वर्कर जरूर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फिल द गैप ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन रूरल इंडिया। तो आपको पता है कि जितने भी IMR और MMRs होते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी या फिर मटरनल मॉर्टेलिटी, उसके पीछे एक मुख्य कारण होता है कि जो चाइल्ड डिलीवरी होती है दैट इज़ नॉट डन अंडर सुपरविजन ऑफ अ ट्रेंड प्रोफेशनल। तो ये जो हेल्थ केयर का जो गैप है, इसको फिलफिल करने के लिए आशा वर्कर्स को ट्रेन किया जाना शुरू किया गया अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ताकि ये जो IMR और MMR के केसेस हैं रूरल एरियाज, इनको कम किया जा सके। अब आशा वर्कर्स की अगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाए तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द बेसिक सैनिटेशन एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस इन द रूरल एरियाज स्पेशली अमंगस्ट वुमेन। उसके अलावा विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखें, जैसे कि बर्थ से पहले उनकी क्या बर्थ प्रिपरेडनेस, क्या क्या उनको वैक्सीनेशन होने चाहिए, किस तरह से उनका अपना बेसिक जो वाइटल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनका ध्यान रखें। सेफ़ डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, इन सब पे वो विमेन को अवेयर कराती हैं। इसके ऊपर से आशा वर्कर्स ऑल्सो अरेंज और एस्कॉर्ट और अकम्पनी प्रेग्नेंट वुमेन इन ऑर्डर टू इंश्योर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अब आशा वर्कर्स जो हैं दे वर्क अंडर ओवरऑल गाइडेंस ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को समझते हैं कि ये कौन है। तो गांव-गांव में इस तरह के आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए गए हैं फॉर टेकिंग केयर ऑफ लैक्टेटिंग मदर एंड चाइल्ड। तो ये आंगनवाड़ी सेंटर बनाए गए हैं अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम ऑफ 1975, जिसका मेन काम था कि बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे उनके अंदर हंगर या माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। उसके अलावा जो बच्चों की जो बेसिक अर्ली एजुकेशन जो है उसकी नीड्स को पूरी की जाए, 0 से 6 साल के बच्चों की जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उसको पूरी की जाए, और जो लैक्टेटिंग मदर हैं उसकी बेसिक न्यूट्रिशनल हेल्थ को पूरी की जाए और उसकी अवेयरनेस और सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए। तो ये काम था आंगनवाड़ी केंद्र का, जिसके अंदर आंगनवाड़ी बहन जी होती हैं, जिनका मेन काम होता है कि आसपास के रूरल एरियाज़ के विमेन को के हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, साथ ही साथ उनके जो इन्फेंट्स हैं उनके हेल्थ का ध्यान रखें। अब आंगनवाड़ी तो 1975 से ही है अंडर ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अब आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनके अंडर ला दिया गया फिर आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स को लाया गया अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ऑफ 2006। तो ये है पूरा का पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ब्लॉक लेवल पे होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO, जिसका अभी कुछ दिनों पहले असम में एग्जाम भी हुआ था, आपको पता होगा CDPO। तो ब्लॉक लेवल पे होता है CDPO। उनको रिपोर्ट करती है मुख्य सेविका। दे रिपोर्ट टू द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और फिर मुख्य सेविकाओं के अंदर होती हैं 40 से 60 आंगनवाड़ी वर्कर्स, और आंगनवाड़ी वर्कर्स के फिर अंडर ट्रेन और काम करती हैं आशा वर्कर्स। तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर जिस तरीके से रूरल एरियाज़ में विमेन और इन्फेंट चिल्ड्रन का हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है। करंट न्यूज आशा वर्कर से रिलेटेड है। हमारे देश में 10,40,000 आशा वर्कर्स हैं, और WHO ने आशा वर्कर्स ने जो काम किया था ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक उसको काफ़ी सराहते हुए उनको फेलिसिटेट किया है और कहा है कि दे आर ग्लोबल हेल्थ लीडर्स फॉर देयर एफर्ट्स इन कनेक्टिंग कम्युनिटी टू द गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स। तो मुद्दा ये है कि हमारे देश में जो 10,40,000 आशा वर्कर्स हैं उन्होंने जो कोविड के टाइम में काम किया उसके लिए WHO ने उनको फेलिसिटेट किया है, उनको एक तरीके से कमेंडेबल एक्ट बताया है उनके सर्विसेज को ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अभी आशा वर्कर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 10,40,000 में से भी सबसे ज़्यादा आशा वर्कर्स हैं उत्तर प्रदेश में 1,63,000, उसके बाद बिहार में। गोवा अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई आशा वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये हिंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मंकी पॉक्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मंकी पॉक्स
एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब ऐसी डिजीज़ जो एनिमल्स से इंसान में फैलती है। इट इज़ अ पॉक्स लाइक डिजीज़। तो देख के लगेगा कि चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हुआ है, लेकिन ये थोड़ा अलग बीमारी है, इसको मंकी पॉक्स कहते हैं। जनरली इट इज़ प्रेवलेंट इन सेंट्रल एंड नॉर्थ अमेरिका। सबसे ज़्यादा ये नाइजीरिया में इसके इंस्टेंसेस पाए जाते रहे हैं। तो एनिमल्स, मंकी के अलावा बाकी सारे एनिमल जिसमें ये वायरस पाया जाता है जिसके कारण मंकी पॉक्स होता है, वो एनिमल्स हैं एप्स या फिर कुछ रैट्स, माइस, स्क्विरल्स। इन सब एनिमल्स में ये वायरस पाया जाता है, मंकी पॉक्स वायरस। मंकीज़ के अलावा एप्स में या रोडेंट्स में ये वायरस रहता है, जिससे ये इंसानों में आ सकता है और इंसानों को भी बीमार कर सकता है, मंकी पॉक्स करा सकता है। आज ए सेड इट इज़ वेरी मच प्रेवलेंट इन वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़। मंकी पॉक्स में जो सिम्टम्स होते हैं, फीवर होगा, रैसेस होंगे, स्वोलन लिम्फ नोड्स होगा, हेडेक होगा, नौसिया होगा, ये सब होता है मंकी पॉक्स में। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, तो ये टेक्निकल चीज़ समझ लीजिए, पीटी में काम आ सकता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स इज़ दैट इन मंकी पॉक्स लिम्फ नोड्स स्वेल वाइल इन स्मॉल पॉक्स इट डज नॉट। करंट न्यूज़ ये है कि वैसे तो अफ्रीका में मंकी पॉक्स के इंसिडेंसेस देखे जाते रहे कई सालों से, but for the first time there has been outbreak of monkeypox in Britain, United Kingdom. There have been more than 100 cases of monkeypox in Britain. 2-4 केसेस यूएस में भी देखे गए, कनाडा में भी देखे गए, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ ऑन अलर्ट अगेंस्ट मंकी पॉक्स वायरस। इस आर्टिकल के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट, एंड दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए काफ़ी छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एसए में इस्तेमाल हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी में इस्तेमाल हो सकता है। डायरेक्टली नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आप इसको मेंशन कर सकते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। पीएसआईआर में इस्तेमाल हो सकता है। तो ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो दुनिया भर में इनइक्वालिटी, अमीर और गरीब के बीच के अंतर को मेजर करती है। और ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन। उसमें ऑक्सफैम ने हाईलाइट किया है कि कैसे पैंडेमिक वाले साल में, खासकर 2020 में, इनइक्वालिटी, अमीर और गरीब के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इस रिपोर्ट का नाम है प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन। इस रिपोर्ट के हिसाब से पैंडेमिक वाले साल में हर 30 घंटे में एक नया बिलियनर बनता था और हर 33 घंटे में 1 मिलियन पीपल यानी कि 10 लाख लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हो रहे थे। तो इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। हर 30 घंटे में एक नया बिलियनर और हर 33 घंटे में 10 लाख लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? देखो, कोविड पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन्स हो रहे थे। लॉकडाउन्स में जो गरीब इंसान है, जो स्किल्ड नहीं है, डिजिटल स्किल खासकर जिसके पास नहीं है, वो तो उसकी फिर नौकरी जा रही थी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम उसके लिए तो था नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे या फिर ऐसी कंपनियां जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, जैसे मोबाइल, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां, उनके ओनर्स रातों रात अमीर हो रहे थे बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम के कारण इन टेक्निकल गैजेट्स की डिमांड बढ़ गई थी। एंड दिस इज़ हाउ रिच वे आर बिकमिंग रिचर वाइल पुअर वे आर बिकमिंग पुअर। एंड दैट इज़ वाई हर 30 घंटे में कोई ना कोई बिलियनर बन रहा था और हर 33 घंटे में 10-10 लाख लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हो रहे थे। तो इसका इस रिपोर्ट प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट का आप जिक्र कर सकते हैं अगर आप कभी इनइक्वालिटी पे कोई आंसर लिख रहे हैं, स्पेशली इनइक्वालिटी कॉज्ड बाय द पैंडेमिक। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियन गैस एक्सचेंज। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडियन गैस एक्सचेंज, इसके पहले ज़रा ये समझो। देखो, दुनिया भर में 2 या 3 इम्पॉर्टेंट गैस मार्केट हैं जहाँ पे नेचुरल गैस की खरीद या बिक्री होती है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट गैस मार्केट है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI, जो इस एरिया में फंक्शनल है, यूएस कनाडा वाले रीजन में फंक्शनल है। ब्रेंट ऑयल एंड गैस मार्केट, इट इज़ वेरी मच पॉपुलर इन वेस्ट यूरोपियन रीजन। तो दुनिया भर के जो देश अगर उनको इस एरिया से अगर नेचुरल गैस या ऑयल खरीदना है तो ब्रेंट मार्केट में वो जाते हैं। यूएस से खरीदना है तो WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से वो जाते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीदने। अब इंडिया ने भी अपने देश में एक गैस बाइंग या सेलिंग के लिए एक मार्केट इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज। Indian Gas Exchange will be India's first natural gas trading platform which will help to discover local market price for gas and match demand and supply. तो
इंडियन गैस एक्सचेंज के अलग अलग सेंटर्स बनाए गए, हजीरा और दहेज इन गुजरात, ओदुरु एंड काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश, लेकिन इसको स्टार्ट नहीं किया गया था। 2 साल से बन के रेडी था, धीरे धीरे अब न्यूज़ ये निकल के आई है कि इंडियन गैस एक्सचेंज के ऊपर पहला ट्रेडिंग हो गया है, पहली बार गैस की खरीद बिक्री हुई है और ये ट्रेडिंग किया है ONGC ने। दिस फर्स्ट ट्रेड वाज डन ऑन द डे 23 मई 2022, यानी कि कल के दिन किया गया था। इस टॉपिक के बेसिस पे, मतलब ये गैस एक्सचेंज या मार्केट सेंटर के बेसिस पे UPSC ने 2020 में एक प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा था, तो उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के फॉर्मेट पे दे दिया है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इंडिया ऑफ कोर्स इज़ नॉट मेंबर ऑफ आसियान, आसियान के तो 10 मेंबर्स हैं, ईस्ट एशिया समिट का इंडिया मेंबर है, तो बस ये दोनों भी आप जानते तो करेक्ट आंसर निकाल लेते कि 2 नहीं होगा 3 होगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।